अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा की आवाज चली गई है तो आप बता दें कि किस बात पे मे बी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अब्दुल्ला ने फौरन काउंटडाउन हो रहा है और अब्दुल्ला के सवाल सुने। चाय का दाग चला जाता है, मतलब कि चाय का दाग मत धोगे तो चला ही जाएगा और नहीं जाएगा। आई गॉट अ न्यू शर्ट और अभी आप सोचें कि अभी लेके ही आया हूँ, 5 मिनट हुए हैं और उसके ऊपर चाय गिर गई। अच्छा सॉरी अबाउट दैट। तो आप रिटर्न कर दें उसको। नहीं, क्यों रिटर्न? चाय मैंने पी है कि आपने पी है। मैंने कोशिश भी की, वाइट थी तो उस पे से दाग हटाने की, लेकिन दाग गया नहीं। खैर, और वैसे दाग अच्छे होते हैं तो रख लें आप दाग अपने पास। अच्छा जी, बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि फाइनली पाकिस्तान में जी क्रिकेट इज बैक और आज क्रिकेट खेली जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो सीरीज ऑफ सम मैचेस है वो आज से शुरू होगा इन रावलपिंडी। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, ऑल्सो एक्साइटेड फॉर पीपल इन रावलपिंडी जो कि आज देखने जा रहे होंगे। ये तारीखी लम्हा है और हमारे मैदानों की रौनकें जो हैं वो बड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किल और बड़ा कठिन हमने वक्त गुजारा है। आपको याद है वो वक्त जब पाकिस्तान के एक ज़माने में ग्राउंड्स में रौनकें बहाल होती थीं, भरपूर होती थीं और उसके बाद एक इतना बड़ा गैप आया और बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की वो लहर और वो श्रीलंकन टीम पर हमला और उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी काविश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को इस पे सर्टनली क्रेडिट देना चाहिए कि इतनी कोशिशों के बाद अब ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरी ये बात है, तीसरी ये बात है इनफैक्ट कि at times you know when somebody is trying to criticize you or when you are at such a big post and you take a little bit of their criticism in stride और आप उस बात को इग्नोर कर दें या उसको खुले दिल के साथ सुन लें तो आपके कद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये अब आप जिस वजह से कह रहे हैं वो भी बताई दें, शेयर करना चाहते हैं? मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म एक बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे और एक कारोबारी शख्सियत ने उनके हुजूर कुछ शेर अशआर जो हैं वो पेश करना चाहे और उस पर वज़ीर आज़म साहब जो है ना खासे ऑफेंडेड नजर आए। क्यों? वो शेर क्या वो बड़े कोई डबल मीनिंग शेर थे या क्या था? उसमें कुछ था कि उसमें जो भी उनसर था, he wanted to just you know say things to his prime minister. So अगर उसको उसी तरह उसी पैराहे में सुन लिया जाता और उसके बाद आगे बढ़ा दी जाती बात और उस पे उस तरह को ऑफेंस ना एक्सप्रेस किया जाता, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खुले दिल का मुजाहिरा होता। बड़ी गहरी बात कर दी है इन्होंने। इसकी तय पे मैं ज़रूर जाऊंगी बिकॉज आई डोंट नो वो क्या शेर होगा जिस पे कोई इतना ऑफेंड हो सकता है। सो आई रियली डोंट नो, आई नीड टू फाइंड आउट। लेकिन आज हमने अच्छी बातें करनी है, एटलीस्ट हमारी कोशिश सारी यही है बिकॉज क्रिकेट जहाँ स्टार्ट हो जाए ना तो फिर और कुछ आप दिल नहीं चाहता करने को, और वैसे भी वीकेंड है। ब्यूटीफुल सॉन्ग और बाज नाम ऐसे होते हैं जो आपको बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते हैं, जैसे कि बीना भी उन्हीं नामों में से सर्टनली एक नाम है। सो हमारी नेबर होती थी बीना बाजी, आई होप यू आर डूइंग वेल। बीना बाजी फ्रॉम बेंजामिन सिस्टर्स? नहीं, वो नहीं होती थी, लेकिन अदरवाइज एक बीना बाजी होती थी, होती हैं। तो फिर बट आप क्यों, बिकॉज अगर हम ए नैयर को देख रहे हैं जो कि बड़ा नाम है और फिर आप किसी बीना बाजी को ले आए, क्योंकि गाना मिट ना सकेगा तेरे दिल से, मेरे दिल से बीना तेरा नाम। ओह, डिड ही से बीना? मेरा ख्याल है क्रिकेट पे ही बात कर लेते हैं। इस बात को यहाँ छोड़ ही देना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे समझ ही नहीं आई कि वो गाना में बीना था। हालांकि गाना मैंने पहले सुना हुआ है लेकिन तब भी रजिस्टर नहीं हुआ कि बीना का जिक्र हो रहा है इसमें। सब कुछ भूल जाएं, प्लीज़ भूल जाएं मैंने क्या कहा था। क्रिकेट पे बात करते हैं और आपको बताएं कि खेल के मैदानों की जी रौनक को 4 चांद लग गए और 18 साल के तवील वक्फे के बाद कीवी टीम जो है वो आज पहली बार पाकिस्तान में खेल रही है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। वैसे गर्मी नहीं होगी 2:30 बजे? तो इट्स लाइक नहीं, वैसे रावलपिंडी में, हाँ, आई होप रावलपिंडी में जरा मौसम जो है वो बेहतर है। गुज़िश्ता रोज जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन हुआ जबकि मेहमान टीम भी ट्रेनिंग में मसरूफ रही। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई हो गई और कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 जो है वो स्पिनर्स को खिलाने का प्लान है। सुने उन्होंने क्या कहा। जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें एशिया में यूएई में हमारे मैचेस हैं उसका भी हम ज़हन में रख रहे हैं और उसी हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम जितना स्पिनर को यूटिलाइज करें वर्ल्ड कप में हमने कैसे जाना और उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशंस को सामने रखते हुए हम प्लान कर रहे हैं। और 3 स्पिनर्स
हमने ये इसीलिए रखे हैं, मिसबा भाई और वकार भाई का पर्सनल डिसीजन है, और लेकिन इससे मेरे पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और इसको मैं चैलेंज लूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से निभाऊँ। कोरोना के बाद स्टेडियम की गुंजाइश के 25% यानी 4,500 शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। सो ये सारी सूरत हाल है, इसी पे बात करते हैं। और जो शायकीन जाएंगे ना, उनको भी चाहिए कि वो SOPs का बहुत ख्याल रखें। तो तब भी आप अगर स्टेडियम में बैठे हुए और माना कि बहुत कम लोग ही बैठे होंगे, बट इवन देन प्लीज वेयर अ मास्क एंड मेक इट सीम दैट यू आर सीरियस अबाउट इट, ताकि और लोगों के आने की जो गुंजाइश है ये खुले। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और इसी पे बात करेंगे। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर। सिकंदर, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, इतने साल बाद पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड, मैच पाकिस्तान में, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बड़ा मुश्किल हमने टाइम देखा। पहले तो इस डेवलपमेंट पे ही हम बात कर लें, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी की जानिब कितना अहम कदम होगा ये? बिल्कुल आपने सही कहा, वापसी की जानिब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड वापस आई है और जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस टीम को लाने में किरदार अदा किया, उनको बहुत बहुत मुबारक हो PCB में। और हमें इसका बड़ा एहतियात से इसको हैंडल करना है। आपको पता है कि भारत और इंग्लैंड के मैच के अंदर 4-5 लोगों को कोरोना निकल आया, तो हमने जो है क्राउड भी खोल दिया है। वो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी आएगी, खाना पीना ये सब कुछ होगा, तो बस इसका खतरा है मुझे। मगर हुकूमत बेहतर समझती है, NCOC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला है। मेरा ये ख्याल था कि अगर इस टूर को हम थोड़ा सा इस तरह हैंडल करते कि सिर्फ कोई क्राउड ना होता, बगैर क्राउड के 4,000 क्राउड से हम क्या कर लेंगे। खैर एनीवे, बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और लेट्स सी कि ये कामयाबी के साथ गुजर जाए। अच्छा, यानी आपको ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है कि ये क्राउड का बीच में आना, और ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली बड़ी, इट्स अ वेरी सीरियस एंड रियल थिंग। वैसे हमने दुनिया में देख लिया कि बहुत मैचेस हुए हैं, इंडिया और जो था इंग्लैंड का मैच था उसमें तो पूरे लोग जो भरे हुए थे, लेकिन हमारी उस तादाद में वैक्सीनेशंस अभी हुई नहीं है। अच्छा सिकंदर, आप पाकिस्तान ने जो टीम बनाई है उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि बैलेंस ठीक है और अच्छा मुकाबला होगा? देखिए, हमारे पास जो टीम है वो यही है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो बाहर बैठा है उसको हम नहीं खिला रहे। मसला ये हो गया है कि हमारी बेंच मजबूत नहीं है। बेंच क्यों नहीं मजबूत हुई, उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास एक वायरस था कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन, वो खिलाते रहते थे, जो जीता है उसी को खिलाते रहो। नंबर 1। नंबर 2, हम में हिम्मत नहीं है। वैसे तो आजकल एक वर्ड फेयरलेस, उसकी बड़ी बात हो रही है कि जी फेयरलेस क्रिकेट खेले, मगर सिर्फ क्रिकेट खेली नहीं जाती फेयरलेस। फेयरलेस जो है, आपको क्रिकेट बोर्ड को ऑर्गेनाइजेशन भी करनी है, यानी कि आपको टीम सिलेक्शन भी जो है ना फेयरलेस करनी है, या आपको नए लड़के खिलाने हैं। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम आधे लड़के तो छोड़कर आ गई है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, हार रहे हैं जीत रहे हैं, हमें फिक्र लगी हुई रहती है। अभी जो पहले जो टीम अनाउंस हुई है उसके अंदर जो कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो नहीं खेल रहे। अब्दुल्ला शफीक पता नहीं कितने अरसे से टीम के साथ घूम रहे हैं, उनको नहीं खिलाया आपने। मोहम्मद वसीम को नहीं खिलाया, नया लड़का हारिस है उसको नहीं खिलाया, धानी गए वो नहीं खेले, हसनैन वो नहीं खेल रहे, तो खेल वही रहे। शाहीन शाह अफरीदी वही, हारिस रऊफ वही, हसन अली वही, रिजवान वही। एक आधे 2 लड़कों को निकाल के 2 नए और लड़के डालते हैं तो फिर मजा आता ना, फिर पता लगता है कि आप कितने फेयरलेस हैं। अभी ये टीम वही की वही खेल रही है कि जो कि अवेलेबल है। अच्छा सिकंदर, अब चलें, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। बताइएगा कि रावलपिंडी की पिच और आजकल का मौसम देख के आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कप्तान को? अगर टॉस जीतते हैं तो बैटिंग करें या फील्डिंग करें? देखिए, मैं यहाँ से बैठ के बिल्कुल मशवरा नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसी है। मगर एक चीज मैंने नोट की है कि न्यूजीलैंडर्स जो है वो बांग्लादेश से वापस आए 2-3 सीरीज करके, वो हार चुके हैं एक मैच से। उनका ये ख्याल था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक इस तरीके से स्पिनिंग ट्रैक्स थे, उसके बावजूद भी वो जीते। वो बड़े खुश हैं। उन्होंने जो पिच देखी है, मैंने तो नहीं देखी, यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये पिच जो है हमें लगता है कि फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प करेगी, विच इज गुड फॉर देम। तो वो टीम अब इतनी हल्की नहीं होगी जितनी कि हम समझ रहे हैं, वो भी तगड़ी होगी। इनके फास्ट बॉलर्स, अगर हल्की सी भी पिच ने हेल्प की तो वो सीम स्विंग करेगा। तो अब ये फैसला जो वहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने करना है कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। अगर मॉइस्चर है तो उनको बॉलिंग करनी चाहिए, या बिल्कुल फ्लैट विकेट उसमें कुछ नहीं है तो फिर बैटिंग करें। लेट्स सी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और साथ ही साथ आपको कुछ और भी दिखाना चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की न्यू जर्सीज जो हैं वो भी अनवेल हुई हैं जी। आई हैव एन इशू विद दिस कलर। मेरा ख्याल है कि ये मतलब देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ ग्रीन, तो वो जरा मुझे कलर इशू है, अदरवाइज आई थिंक इट्स ओके। बाबर आजम पे तो वैसे अच्छा ही लग रहा है, ठीक लग रही है।
सो ही लुक्स फाइन, और बाबर आजम मॉडलिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। शादाब भी जबरदस्त लग, वैसे एक्चुअली यू नो व्हाट, दे आर कैरिंग इट वेल, दे डू। सो लेट मी टेक माय वर्ड्स बैक। आई वोंट टेक द एफर्ट अवे फ्रॉम मुर्तज़ा वहाब, बिकॉज मैंने बहुत सी जगहों पे कराची में जहाँ पहले दरख्तों को नामो निशान नहीं होता था वहाँ पे दरख्त लगे हुए देखे हैं इन रीसेंट पास्ट, गुज़श्ता चंद महीनों में। लेकिन ये जगह जहाँ पर ऑलरेडी हरियाली थी उसको कचरा कुंडी में तब्दील करने का नोटिस लेना चाहिए मुर्तज़ा वहाब साहब, और आपको ना सिर्फ ये नोटिस लेना चाहिए बल्कि ये करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। एंड दिस स्पेस हैज सो मच पोटेंशियल फॉर अ ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग, इस पे तो क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें इसलिए भी रह जाती हैं क्योंकि एक डिस्प्यूट रहता है कि कौन सा काम वफाक का है, कौन सा काम सिंध का। अब ये रोड, केस इन पॉइंट, ये हम आपको दिखाते हैं, ये जहांगीर रोड है, अ वेरी फेमस रोड हियर इन कराची, जहाँ पे जहांगीर पार्क भी रिवैम्प किया गया था। बिल्कुल, और इसको ये कहा जा रहा है कि इस रोड को बनाना वफाक का काम है। पार्क वाली अलग है और ये वाली अलग है। अच्छा, खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, तो लिहाजा इस रोड के हवाले से ये कहा जाता है कि ये वफाक ने बनानी है, ये सिंध हुकूमत का जो है वो काम नहीं है। लेकिन एनीवे, आपके सामने हालात ये हैं। देखिए, बात ये है कि आवाम को तो बस चाहिए कि रोड बन जाए। अब रौले किसके हैं, डिस्प्यूट किसका है, वो आपस में तय कर लें, बट एटलीस्ट चीज़ तो ना इस तरह पड़ी रहे। तो आई कैन नॉट इमेजिन, ये हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि ये इस जगह से लोगों का गुजरना होता है रोज़, बाइक्स का गुजरना, पैदल लोगों का गुजरना, और ये हालत इसकी ज़रा आप देखें। वैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ये, मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया कि जनाब ये तो जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ये रोड मिलाता है, ये इसका जवाब जो है शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लें। अफसोस होता है, वैसे दुख की बात है कि कराची में इतनी दिहाइयों बाद भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कूड़ा उठाने का निज़ाम है, क्या पानी की सप्लाई का निज़ाम है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। पता है, जिसने भी करना है ये जो होता है ना कि हमने नहीं करना, ये उन्होंने करना है, उन्होंने नहीं करना, हमने करना है, इस पे ज्यादा अफसोस होता है। बिल्कुल, ज्यादा अफसोस की बात ये है कि दिस इज एम्बैरेसिंग और नोबडी सीम्स टू बी टेकिंग केयर ऑफ इट। आपस में अगर जो भी आप लोगों के इख्तलाफात हैं या जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, जिसने कराना है, सेटल इट, बिकॉज अदरवाइज तो इस तरह हाथ पे हाथ धर के ही बैठे रहे। और सिंध हुकूमत के हवाले से मुर्तज़ा वहाब का आप जिक्र कर रहे थे, ये भी एक अफसोस की बात है कि वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं और हमने अच्छी वाली चीज़ें भी उनकी काफ़ी देखी हैं, लेकिन देयर इज सो मेनी चैलेंजेस, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि वो बिल्कुल अच्छा वाला काम जो है वो कहीं दब के रह जाता है और इतनी डिमांडिंग चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, ये किसी भी इशू पे ये कह देना, कराची शहर की बात हो रही है ना, मरीख की तो कोई बात नहीं हो रही कि ये उसने करना है, ये इसने करना है, ये हमने करना है, ये सेटल खुद करे मामलात, क्योंकि जो ओनरशिप लेगा ना, ही और शी वुड गो टू एनी एक्सटेंट टू फिक्स दैट थिंग। दैट्स राइट। जो शहर की ओनरशिप लेगा वो शहरियों से वोट भी ले लेगा और सर्टनली काम को वोट मिलते हैं अगर काम किया जाए। लेकिन हम जो है इधर, मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज अब ये चीज़ें तो जिस तरह हम बोलना स्टार्ट होंगे तो ये तो दूर तक बात जाएगी, बिकॉज और बहुत एवेन्यूज़ हैं जो हम लिटरली फॉर केस एंड पॉइंट ला के आपके सामने रख सकते हैं जहाँ जहाँ काम की जरूरत है। नूर मुकद्दम केस का फॉलो अप लेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी समातें हो चुकी हैं। नूर मुकद्दम केस में पुलिस चालान पेश कर चुकी है, मुल्जिमान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद होने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कानूनी मामलात काफी पेचीदा हैं। केस को फैसला कुन मोड़ तक पहुंचाने से अभी काफी दूर रखा हुआ है ये सिलसिला। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत हुई है। जाहिर जाफर के वालिदैन के वकील ख्वाजा हारिस ने पुलिस तफ्तीश में खामियों की निशानदही की है। ऑफकोर्स ये तो एक्सपेक्टेड ही है, और दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि रिमांड लेने के बाद उनके मौक्किल से कोई बयान नहीं लिया गया। पुलिस जाहिर जाफर के बयान पर इन्हिसार कर रही है। कत्ल के बाद मुल्जिम ने कॉल्स की हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जाहिर जाफर ने वाकई वालिदैन को कत्ल का बताया था या नहीं। तो ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा। इस दौरान नूर मुकद्दम के अहल खाना ने, उनके वालिद साहब ने, उनकी बहन ने एहतजाज भी किया। आपको पता है उन्होंने प्लाई कार्ड लेके एहतजाज भी किया, और उनको उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या उन्हें ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उनको इंसाफ के हुसूल में किसी रुकावट का सामना
सामना है। इंटरनेशनल मीडिया CNN पे जो वज़ीर आज़म का इंटरव्यू नशर हुआ उसमें भी इस केस पर बात की गई और वज़ीर आज़म ने दोबारा से यकीन दहानी कराई कि वो पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक ऐसा केस जिसको पूरी दुनिया देख रही है, वज़ीर आज़म पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगता है हल होने में या फैसला आने में, ये एक टेस्ट केस लेकिन यही तो बात है कि लगता है कि टाइम लग रहा है, क्योंकि जमानत की कोशिशें और समातों पर समातें जो हो रही हैं उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये केस भी दीगर आम मुकदमात की तरह रवायती और आई एम सॉरी टू से बट हमारे सुस्त निज़ाम इंसाफ के बायस जल्द अंजाम को पहुंचता नजर नहीं आ रहा। या फिर पहुंच सकता है, हम जानते हैं। अवैस यूसुफजई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ही हैज बीन कवरिंग दिस केस। अवैस बताइएगा अभी एग्जैक्ट किस स्टेज पे है और क्या हुआ था ऐसा बीच में कि नूर के अहले खाना को प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज भी करना पड़ा और ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है उसका ट्रायल होना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जो सेशन कोर्ट्स होती हैं ज़िला कचहरी वहाँ पर, और उसमें डेवलपमेंट ये है कि पुलिस की जानिब से अबूरी चालान जमा करा दिया गया है। 18 गवाहों की लिस्ट भी अदालत में पेश की गई है और जब मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी तो इसका बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत जाफ़र, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की गई है जिस पर 2 रोज़ से समाअत चल रही है और आज ये इस पे तीसरा रोज़ होगा ख्वाजा हारिस के दलाइल का। चूँकि वालिदैन की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट कर दी गई थी 5 अगस्त को, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। उन्होंने अपना वकील तब्दील किया है। ख्वाजा हारिस बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उनको वकील किया गया है। वो 2 रोज़ से दलाइल दे रहे हैं, आज तीसरा रोज़ है और उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई है कि आज घंटे से 1.5 घंटे के दौरान वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद मुद्दई जो शौकत मुकद्दम हैं मकतूला के वालिद, उनके वकील शाह खबर एडवोकेट की जानिब से दलाइल का आगाज़ होगा। ये तो प्रोसीडिंग है हाई कोर्ट में जो चल रही है, इसका ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ये ऑब्ज़र्व भी किया है जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक मरतबा कि ये जो मेरिट्स हैं उसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ़ जो वालिदैन हैं मरकज़ी मुल्ज़िम के, उनकी हद तक ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा हारिस कि उनका इस मुकदमे से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने इसी चीज़ पर एम्फसाइज़ किया है कि जो इनिशली FIR दर्ज की गई थी उसमें ज़ाहिर जाफ़र का तो जिक्र था लेकिन उनके वालिदैन का कोई जिक्र नहीं था और बाद में उनको शामिल किया गया बतौर मुल्ज़िम। तो ये सारा जो है केस ख्वाजा हारिस, ये तो यानी क्या हम सही समझ रहे हैं कि ये 2 मुख्तलिफ केसेस अब बन गए? एक जगह तो ज़ाहिर जाफर तो खुद मान भी चुका है, कन्फेस कर चुका है कि क्या हुआ है, दूसरा केस जो है वो उसके पेरेंट्स का है कि उनका कोई इसमें दखल नहीं था। तो ये 2 डिफरेंट हैं, ये हमने सही मान लिया। अब ज़ाहिर जाफर के हवाले से बताएं कि उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? जी देखिए, ज़ाहिर जाफ़र ने तो अभी तक इसी वजह से ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल मूव की है, क्योंकि उन्हें पता है जो पुलिस की जानिब से अबूरी चालान जमा कराया गया है, पुलिस बहुत कॉन्फिडेंट है, प्रोसिक्यूशन बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका ये मानना है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जो अहम गवाह हैं मुकदमे के वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने जाए वक़ुआ से जो कत्ल की वारदात हुई वहाँ से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए थे। इसके अलावा जो DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें भी ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ एविडेंस सामने आया है और इस बात की भी तस्दीक हुई है कि वो रेप में भी मुलविस पाए गए हैं। तो अब ये रेप और कत्ल 2 दफ़ात हैं जिसके तहत ज़ाहिर जाफ़र का ट्रायल होगा जब उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा, इज देयर एनीथिंग जिससे नूर के अहले खाना सैटिस्फाई नहीं है या उन्हें रिजर्वेशंस थी, तभी जाहिर है उन्होंने प्रोटेस्ट का एक रास्ता भी अपनाया? हमने देखा भी वो प्लेकार्ड्स उसकी बहन ने भी उठाए हुए हैं और उसकी बहन ने अपील भी की, नूर की बहन ने अपील भी की कि जनाब दुनिया इस सिलसिले में आवाज़ उठाए, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस सिलसिले में आवाज़ उठाएं। उनको क्या कंसर्न है, उनको क्या खदशात हैं जिसकी वजह से वो ये दुनिया से भी कह रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि जनाब हमारा साथ दें इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने में? जी, उनका देखिए जो प्रोटेस्ट था उनसे हमारी बात हुई तो 2 मेजर कंसर्न थे उनके। एक तो सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ खबरें थीं जिनकी वो नफ़ी चाहते थे और इस तरह का तासुर दिया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि इनकी फैमिली पर कोई दबाव है और ये शायद कोई डील कर लेंगे, कोई दियत की तरफ मामला जाएगा। तो उन्होंने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वालदा, उनकी जानिब से जब बेल एप्लीकेशन
रिजेक्ट हुई तो वो काफ़ी मुतमईन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और यहाँ पर ख्वाजा हारिस के दलाइल शुरू हुए तो उन्हें लगा कि कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है कि शायद उन्हें बेल मिल जाए, तो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर रिकॉर्ड कराया और उस पर जो तमाम तर फोकस था उनका वो ये था कि जो अबेटर्स हैं, जो कत्ल में मुआवनत करने वाले हैं, उनको भी बिल्कुल स्पेयर ना किया जाए और उनको भी कानून के मुताबिक जो भी सजा। अच्छा, मुआवनत क्या साबित हुई है? कुछ पता लगा पुलिस की तफ्तीश में अब तक? ज़ाहिर पुलिस ही ये तो कंफर्म करेगी। इसने बता दिया था अपने वालिदैन को, वालिदैन ने और थेरेपी वर्क्स की टीम को लाश को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था, क्या था? जी बिल्कुल, देखिए जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र, उनकी जो गुफ्तगू है कत्ल के बाद की, उसको पुलिस ने रेफ़र किया है चलान में, और ये ज़ाहिर जाफ़र का अपना बयान है, अपनी स्टेटमेंट है जो पुलिस को रिकॉर्ड कराई गई है और उसका हवाला अबूरी चलान में भी दिया गया है कि जब इस कत्ल के बाद अपने वालिद से बात की तो उन्होंने उसके बाद पुलिस को आगाह नहीं किया, उन्होंने इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमारे बंदे आ रहे हैं जो लाश को ठिकाने लगाएंगे और आपको भी वहाँ से निकाल लेंगे। वो तो मामला वहाँ पर गड़बड़ हुआ कि जब ये थेरेपी वर्क्स वाले वहाँ पहुँचे तो उसके बाद जो ज़ाहिर जाफ़र का बयान है, उसका ये बयान है कि वो घबरा गया और उस गलत फहमी की बिना पर उसने जो अमजद है थेरेपी वर्क्स वाला, उस पर अटैक किया। और जो एक और पॉइंट स्टैब्लिश कर रही है पुलिस, वो ये कर रही है अपने चालान में कि जब थेरेपी वर्क्स वाले एक मुलाजिम अमजद को ज़ख्मी किया ज़ाहिर जाफ़र ने और वो इलाज के लिए अस्पताल गया तो उसने इस वाक़े का जिक्र ही नहीं किया बल्कि रोड एक्सीडेंट का बताया कि वो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है। तो पुलिस का ये मानना है कि उनके पार्ट पर जो ये मेलफ आईडी है तो वो दरअसल ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। जी इंडीड, बहुत तो यही मिलता है। शुक्रिया आपका अवैस। आज फिर बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात है, ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। देखिए बाय द वे एक बात और, ये जो थेरेपी वर्क्स वाला लास्ट पॉइंट जो इन्होंने उठाया है ना कि एक झूठ से कितनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कि जहाँ अब शायद वाकई बचाने गए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है कि किसके लिए गए हो, लेकिन चूंकि झूठ बोला गया तो वो शक तो बीच में आ गया कि आपको क्या पता था और आप वाकई लाश ठिकाने लगाने गए थे। तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड, डोंट लाई। अच्छा, तो अगर इफ़ यू कांट टॉक देन आई विल टेल समथिंग, और बताना आपको जल्दी से ये है, क्विक एक अनाउंसमेंट है कि भाई आप वोट कर दें अपने फेवरेट स्टार्स को 20वें लक्स स्टार अवार्ड्स के लिए, जिसका इनेकाद जल्द होने वाला है जियो टेलीविजन की मुआवनत से, और पाकिस्तानी टैलेंट की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन इसमें पेश किया जाएगा। मोतबर तरीन ये अवार्ड्स हैं आज की दुनिया के, और 8 कैटेगरीज हैं जो व्यूअर्स चॉइस रखी गई हैं: एक्टर, एक्ट्रेस, राइटर, डायरेक्टर और बेहतरीन इमर्जिंग टैलेंट और OST और बेहतरीन ड्रामा। इसके लिए वोटिंग जो है वो ऑन है, ओपन है। luckstyle.pk की वेबसाइट पर आप जाएं, luckstyle लिखें, अवार्ड्स न लिखें, luckstyle.pk की वेबसाइट पर जाएं और अपने फेवरेट स्टार को जितवाने के लिए धड़ाधड़ वोट। One of my friends is also nominated, तो उसके लिए मैंने वोट कर भी दिया है। की बात करेंगे, और कोरोना से बड़े ही नहीं बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा एक अंदाजे के मुताबिक आपको पता है 1 लाख बच्चों को मुतासिर कर चुकी है। अब तक 211 बच्चे कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। शुरू में था ना ये कि बच्चों को कोरोना नहीं होता, लेकिन इवन व्हेन आई गॉट इन्फेक्टेड विद कोरोना, मेरे बेटे को 2 दिन बुखार हुआ था। वी डिडंट गेट हिम टेस्टेड बिकॉज डॉक्टर ने कहा कि इसको होगा, एंटीबॉडी खुद ही डेवलप हो जाएगी, ही विल रिकवर ऑन हिज ओन। लेकिन बच्चे अफेक्ट होते हैं। खैर, बच्चों की हम बात कर रहे हैं। जिन बच्चों के इंतकाल का फिगर हमने आपसे शेयर किया 211 बच्चों का, इनमें 1 से 5 साल के 34 बच्चे भी सैडली शामिल हैं। शुरू में कहा जा रहा था, बिल्कुल यही वाली बात मैं भी रिपीट करने लगी थी कि शुरू में यही कहा जा रहा था कि कोरोना बच्चों को ज़्यादा मुतासिर नहीं करता, लेकिन अब ऑब्वियसली हम देख भी रहे हैं, साबित हो रहा है कि बच्चों के लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि मुल्क भर में 15 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो भी शुरू हो गई है और वक्त आ गया है कि अब छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन भी कराई जाए। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा भी यही किया है कि 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए, और यह हुकूमत का काम है कि वो बच्चों की वैक्सीनेशन से मुतालिक वालिदैन की गलत फहमियाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि मिसकंसेप्शंस भी बड़ी आ जाती हैं, तो गलत फहमियाँ या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी पे बात करते हैं। सदर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन डॉक्टर जमाल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो
हम हर डॉक्टर से पूछते हैं अफादियत ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन हो रही है, अच्छी तादाद में हो रही है, इसी वजह से हमारी पॉजिटिविटी भी कुछ कम हुई है। आपकी जो स्टडीज़ हैं, आपका जो मुशाहिदा है, वो आपको क्या बता रहा है? जी हाँ, पाकिस्तानी हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है और वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाने के लिए। ये तो आपकी बात ठीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना की शरह में थोड़ी सी कमी वाक़ हुई है और ये बहुत बेहतर ख़बर है। जो एक वक्त आया था जब ये डेल्टा वेरिएंट आया था तो हम बहुत खौफज़दा थे कि जी दुनिया के कुछ दीगर ममालिक की तरह यहाँ भी बहुत तेज़ी से ये फैल जाएगा। बहरहाल फैला तो सही, लेकिन फिर भी इस हद तक रहा कि काबू में चीज़ें रहीं। अलबत्ता जहाँ तक वैक्सीनेशन की शरह है, ये अब भी जो डिज़ायर्ड शरह है उससे बहुत कम है। ये दुनिया में कहा जाता है कि जी 60% से ऊपर अगर आपकी आबादी वैक्सीनेटेड है तो आप कदरे महफूज सूरत हाल के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर दमे तहरी मतलब आज दिन तक जो है वो ये शरह तकरीबन 11% के करीब है, जो कि डिज़ायर्ड से बहुत नीचे है। तो हम ये चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि भाई जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, खुदारा वो जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन कराएं। ये उनकी सेहत के लिए, उनके घर वालों की सेहत के लिए, तमाम उनके अतराफ़ में लोगों के लिए, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात भी हम समझ गए, लेकिन एक आम तासुर, आम लोग ये भी सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं है। ऑल्दो अभी तो हमने आपको पूरी एक अमवात की भी एक लिस्ट और सुनाई है कि कितने बच्चे इससे अफेक्ट हुए हैं, लेकिन अगर लोग ये समझ रहे हैं और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों की वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत बनती है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में कोरोना उस हद तक ख़तरनाक साबित नहीं हुआ जितना कि बड़ों में ये ख़तरनाक है। और ताहम ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके आने के बाद हमने काफ़ी तादाद में इजाफ़ा देखा है बच्चों के अंदर केसेस का। गर्चे के ये केसेस जो है बहुत ज़्यादा शदीद नौइयत के नहीं थे, लेकिन फिर भी शदीद नौइयत के केसेस भी हुए हैं बच्चों में और तकरीबन 200 से ज़ायद अमवात भी हुई हैं बच्चों में तमाम मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो। ये तो बात ठीक है किसी हद तक, लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि बच्चे अगर ख़ुद उनको ये शदीद नौइयत की बीमारी नहीं भी हो रही है तो भी वो वायरस को आगे मुंतकिल करने में, फैलाने में मददगार साबित हो रहे हैं। लिहाजा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को जब ये वैक्सीनेशन हो जाएगी, जैसे हमने कहा, तो फिर इसके जो फैलने की या एक दूसरे से मुंतकिल होने की जो इम्कान है या उसकी शरह है, उसमें कमी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के डॉक्टर्स अगर समझते हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए तो ये बड़ा अहम है। किस उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए और क्या अब तक फाइजर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी है जो बच्चों को लगाया जा सकता है? इस वक्त जो दुनिया भर के अंदर रिकमेंडेशन है वो यही है कि जी 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है। हमारे यहाँ जो NCOC ने अभी ऐलान किया है वो 15 साल से ऊपर है और 12 साल से 15 साल के दरमियान उन बच्चों को है जो हाई रिस्क पे हैं, जिनकी इम्यूनिटी वगैरह कम है। हम तवक्को कर रहे हैं कि वक्त के साथ ये बच्चों में हमारे यहाँ भी ये शरह कम होके 12 साल तक आ जाएगी और फिर जब मज़ीद डेटा इस हवाले से आ जाएगा दुनिया भर का तो फिर शायद ये हम और नीचे तक ले जाएं। जहाँ तक वैक्सीन की किस्म का ताल्लुक़ है, जो इस वक्त तक रिकमेंडेड वैक्सीन है ट्रायल्स की बेसिस पर और जो आजमाई गई है बच्चों में, वो फाइज़र की ही वैक्सीन है। लिहाजा हमने भी दरख्वास्त यही की है हुकूमत से और हुकूमत का ऐलान भी यही है कि बच्चों में सिर्फ फाइज़र की वैक्सीन ही लगाई जाएगी। जब दुनिया भर में मुख्तलिफ़ स्टडीज़ इस हवाले से हो रही हैं और बच्चों में भी हो रही हैं, तो लिहाजा जब हमारे पास ये मालूमात आ जाएंगी और मुशाहिदा मुकम्मल हो जाएगा कि दूसरी वैक्सीन्स बच्चों में सेफ़ हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, उनकी एफिकेसी ठीक है, तो फिर हम ज़ाहिर है कि जैसे रिकमेंडेशन आएगी दूसरी वैक्सीन्स की, वैसे हमारी भी तरजीह यही होगी कि हम वो तमाम वैक्सीन जो कि बच्चों में सेफ़ हों वो लगवाई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आई होप कि आप लोग
आपको फ़ायदा हुआ होगा इस डिस्कशन से। और बच्चों को दुनिया भर में वैक्सीन लगाई जा रही हैं, हमारे अपने बच्चों को लगाई गई हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, एज एन अपने बच्चे, अपने बहन भाइयों के बच्चे जो अपने बच्चे होते हैं। 15 साल की बच्चियों को, मेरी बहन की, उनको वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन ये डॉक्टर साहब का कहना था नहीं तहकीक और होगी और फिर लोग जरा ज्यादा मानेंगे, ये बड़ी डाउटफुल बात है। इस वीडियो के 37 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब हो चुके हैं ऑलरेडी। और फिर ये ओरिजिनल वर्जन है और फिर देयर हैव बीन सो मेनी कवर्स, इतने लोगों ने गाया। खैर इतना खूबसूरत है कि लोग डेफिनेटली गा भी सकते हैं, लेकिन बात अभी हम कुछ और करने लगे हैं। और सबसे पहले उसकी एक वो टाइटल होता है ना सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ये है कि घबराना नहीं है। ओके, अब बात सुन लें आप। पाकिस्तान में जी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। गुज़िश्ता 2-3 बरसों में महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी है। पेट्रोल, डॉलर, आटा, चीनी, घी, दवाओं समेत खाने पीने की आम अशिया की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में महंगी बिजली का एतराफ तो खुद वजीर आजम इमरान खान भी कर रहे हैं। पहले ये सुन लें फिर बाकी बात करते हैं। And I assure you that we will facilitate you in every way. Very resourceful country, and we envy that. You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. लेकिन हुकूमती वज़रा अपनी ही मंतक पेश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल अपनी एक ट्वीट में कहा, पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद हिंदुस्तानियों से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिसको 1100 अरब रुपए इजाफी आमदनी मिली है। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना बढ़ गई है। फवाद चौधरी के बयान से ऐसा महसूस हो रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में महंगाई होना भी कोई मुस्बत बात है। इससे पहले तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान भी फवाद चौधरी के बयान की तायीद कर चुके हैं। जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही है 100% दुरुस्त कही है। ज़राअत शोबे से मुतल्लिका लोग पिछले 3 सालों में इंतहाई खुश है हमारी हुकूमत से, क्योंकि उनकी फसलों की कीमत भी मिल रही है, कोई लाइबिलिटी जो है गन्ने की और बाकी गंदम की जो शुगर मिलने और फ्लोर मिल होती है उनकी तरफ से नहीं है। और पीछे जो आपके 10 साल थे उनके अंदर तो अरबों रुपए गन्ने के किसानों के जो वाले शुगर मिलों ने और मुख्य शुगर मिलों देने होते थे। तो बात फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक की। अच्छा जी, ये भी आपको याद दिला दें कि अगर वुज़रा यही कहेंगे लोगों के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं तो महंगाई पर हुकूमत की तरजीह कैसे रहेगी। हालांकि साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को हटाते हुए हुकूमत ने महंगाई में इजाफे ही को वजह करार दिया था। महंगाई का ये आलम है कि एक खातून ने वज़ीर आज़म से लाइव कॉल में घबराने की इजाज़त मांग ली थी। ये आपको याद होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई कम करने की यकीन दहानियाँ भी कराई थी। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। ये आप यकीन कर लें, घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए हुकूमत के लिए तकलीफ दे रहा है, वो जो महंगाई। देखेंगे कि जो आज हमने ख़ास तौर पे कदम उठाए हैं, आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। कई कैबिनेट मीटिंग्स में मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूँ कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई, आज फलाना हो गया। इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे। महंगाई का सबसे बड़ा मसला और तो है, वज़ीर आज़म एतराफ़ करते हैं, लेकिन उनके जब वज़रा इस तरह के बयानात देते हैं तो ऐसा लगता है कोई मसला ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया है? गरीब तो मुतासर हुआ ये है जो मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका है, वो भी अब गुर्बत की लकीर से नीचे जाता जा रहा है। लिटरली आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू फ्रेंड्स, वो कह रहे थे कि सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स अब कर्ब कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब समझ नहीं आ रहा अपने घर का बजट कहाँ से कट डाउन करें। जिन लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी उनका तो मसला ही, वो तो एक अलहदा ही टैंजेंट पे है ना, वो तो बेचारे बहुत ही पिस रहे हैं। अच्छा जी, जब किसानों की बात हो ही रही है तो क्यों ना उन्हीं से पर्सपेक्टिव ले लिया जाए और उन्हीं से बात भी करते हैं। इस वक्त हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है महमूद बुखारी साहब ने, जो कि चेयरमैन किसान फाउंडेशन है। महमूद साहब, हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि किसान इस वक्त तारीखी खुशहाली देख रहा है, तो किसान की आमदन 3 गुना तक बढ़ भी चुकी है। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग तो बहुत ही खुश होंगे या नहीं? हम एक्चुअली सिर्फ ये तस्दीक कराना चाह रहे हैं कि ऐसी बात है। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि
किसानों को फ़ायदा हुआ है तो इसमें तो कोई शक नहीं है, और बहुत अरसे के बाद हुआ है। मैं उसकी मिसाल दे दूं कि इन 2 सालों के अंदर गंदम के अंदर 500 रुपये का इजाफ़ा जो है वो हुकूमत ने ऐलान किया था, जो किसानों को मिला है। और अगर 1 एकड़ में गंदम 50 मन आती है या एवरेज आप 40 मन लगा लें तो उससे फ़ायदा आप देख लें कि 20 से 25,000 पर एकड़ जो है वो किसान को मिला है। इसी तरह आप गन्ने को ले लें तो 20 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, और उस 20 रुपये के इजाफे में आप देखें कि पर एकड़ अगर 1000 मन आती है या 800 मन अगर हम लगाते हैं तो उसमें भी 20 से 18,000 रुपये तक का फ़ायदा किसान ने उठाया है। आप मकाई को ले लें, आप जो है वो चावल को ले लें, धान को ले लें, मूंजी जिसे कहते हैं उनको ले लें, तो उसमें भी किसान को फ़ायदा हुआ है, और ये पहली दफ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी है कि इनपुट्स की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसके लिए हुकूमत से हमने उस पर तशवीश का इजहार किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। अगर किसान जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएगा अपने नेबर्स कंट्री का, ख़ास तौर पे इंडिया का, जहाँ पे हुकूमतें जो है वो सब्सिडी देती हैं, और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप उठा के देख लें। महमूद साहब, अब महंगाई वगैरह की बात हो तो जवाब दिया जाता है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है, इसलिए महंगाई का मसला ही नहीं है। आमदन बढ़ने के बाद किसान के हालात काफ़ी बेहतर हो गए होंगे। महंगाई से किसान का अब वाकई कोई लेना देना नहीं रहा है, क्या ऐसा ही है? ये कहना कि महंगाई नहीं हुई तो ये दुरुस्त हकीकत नहीं है। महंगाई है और लोग उससे परेशान भी हैं, और जिस तरह बाकी लोग जो है वो परेशान है तो ज़ाहिर है किसान भी इस तबके का हिस्सा है। बट किसान को बहुत सालों के बाद चूँकि ये खुशहाली मिली है, और उसमें हम हुकूमत को इस हद तक क्रेडिट देते हैं कि हुकूमत ने रेट्स भी बर वक्त अनाउंस किए, और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि गन्ने का रेट ये बेहतर मिलना चाहिए। गन्ने की पूरे 1 साल की फसल होती है, और 1 साल की फसल जो है उसमें जो है वो किसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तगदाव करनी पड़ती है, तो उसको सही मुआवजा नहीं जो दिया जाता। और आपके जियो के तवस्सुत से ये मैं मुतालबा करूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि हमें कम अज़ कम जो है वो 250 रुपये गन्ने का रेट जो है देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब। आपने ये तो बताया कि किसान को सर्टनली पहले से फ़ायदा हुआ है, उसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम महंगाई बढ़ी है, तो उस नफे का तायुन कैसे किया जाएगा? वो खर्चे भी बढ़े हैं, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, लेकिन पहले से बेहतर कीमतें मिली हैं और पहले से बेहतर मामलात रहे हैं। तो ये तो एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन महंगाई भी अपनी जगह है। एक और पर्सपेक्टिव लेंगे। मजदूरों और राज मिस्त्री और इन लोगों की कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद की दिहाड़ी जो है वो क्या 3 गुना बढ़ी है, या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं? मजदूर रहनुमा नासिर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नासिर साहब, हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि मजदूर, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक मजदूरों की आमदन 3 गुना बढ़ गई है। आपका बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट है, अब क्या फिर तो बड़ी बेहतरी आई होगी मजदूरों की ज़िंदगी में? आप ये देखिए कि खुद गवर्नमेंट के अपने अदाद-ओ-शुमार हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 3 साल के अंदर जो है पावर्टी लाइन से नीचे जाने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अंदाज़न 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 2 साल के अंदर जो है गुर्बत की लाइन से नीचे गए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की 40% से ज़ायद आबादी जो है गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुकी है। दुनिया में एक इंडेक्स जो बनाया गया है उसके तहत हर वो शख्स जो रोज़ाना $2 नहीं कमा सकता वो गुर्बत की लाइन से नीचे चला जा सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर 80% आबादी ऐसी है वर्किंग क्लास की, जो काम करने वाले हैं, जो $2 से कम कमाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई हुई है। इनका खुद असद उमर साहब का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड और कोविड से पहले और कोविड के दौरान अब तक जो है
तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो हैं वो अपने जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे अपने रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। तो ये किस तरह कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री जो है उसके अंदर वर्कर्स को जो है बहुत अच्छी उनकी सूरत हाल है और या उनकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है अगर ग्राउंड रियलिटीज़ आके देखे, गली मोहल्लों के अंदर आके देखे, तो ये देखे कि गुर्बत और बेरोज़गारी किस बुरी तरह जो है उसका अफरीद जो है वो फैला हुआ है। तो सर ये आपने बड़ी अच्छी तरह वैसे बता दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर हम आपसे एक और तरीके से यही बात समझना चाहते हैं कि हुकूमत का ये भी मानना है कि आमदन और क़ुव्वत ख़रीद बढ़ने के बाद आम आदमी के लिए महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं रही है। महंगाई लेकिन इट्स नॉट सच अ बिग डील, ये उनका कहना है। तो मज़दूरों की आमदन सामने रखी जाए तो क्या आप हुकूमत के इस मंतक से मुत्तफ़िक हैं? मेरा ख्याल है कि ये पिछले सवाल से जुड़ी हुई जो है ये एक बहुत ही गलत बात है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान बनने के 75, 70, 73, 74 साल के बाद जो है आटे की कीमत जो है 35 रुपये थी। आज आटा जो है 75 रुपये का है। चीनी 50 रुपये की थी और आज चीनी 110 रुपये की हो गई है। घी जो है 180 रुपये का था, आज 350 रुपये का घी हो गया है। जब ये हुकूमत आई थी तो डॉलर जो था वो 121, 122 रुपये था। आज डॉलर जो है 170 रुपये है। जिस वक्त 2018 में जो मिनिमम वेज थी अगर उसको डॉलर्स में कंसीडर किया जाए तो 120 और 121 डॉलर बनती थी। आज अगर मिनिमम वेज को काउंट किया जाए तो वो तकरीबन जाके 110, 111 डॉलर बनती है। तो ओवरऑल जो है असल उजरतों में कमी वाक़ हुई है। और आप ये देखिए कि जब ये महंगाई इतनी हो गई है, गवर्नमेंट जो ख़ुद ये कह रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो 11% है, जबकि हम ये समझ रहे हैं कि 13 या 14% इन्फ्लेशन है। इंडिया के अंदर 5, 5.5% है, बांग्लादेश में 5, 5.5% है, श्रीलंका के अंदर 4, 4.5% जो है इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान में डबल जो है तमाम रीजन के खित्ते के इलाकों से सबसे ज़्यादा महंगाई यहाँ पर है। आप ये देखिए पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है पॉइंट एक नासिर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन बस कोई नाम मानना चाहे तो उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि जब इतने वसूख के साथ कंपैरिजंस दिए जाते हैं ना जी खित्ते के ये हालात हैं तो फिर एक एक के हालात बताया करें, बिकॉज दिस इज नहीं, और फिर हर चीज को कंपेयर किया करें ना, पिक एंड चूज करके कंपेयर ना किया करें। इससे बड़ी डिसइंफॉर्मेशन क्या होगी अगर सोचा जाए तो दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। एक सेगमेंट हमने करना है और बहुत दिन से अभी वी थिंकिंग टू इनवाइट हिम। ही इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट। पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं, लेकिन बड़ा ही नया, अनोखा और अछूता काम कर रहे हैं और ये काम आप दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में पेश किया जाएगा और सर्टनली पाकिस्तान का नाम तो रोशन होगा ही। और थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दें। और एक खिदमत दीन इस्लाम की भी होगी। कुरान पाक को आपको पता है कि कागज़, कपड़े, चमड़े पर तैयार किया जाता रहा है। लोग सदियों से अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं शाहिद रस्साम, ये मेटल पर सोने का पानी चढ़ाकर इसको स्कल्प्ट कर रहे हैं और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये भी सुन के अजीब लगता है ना कि इससे पहले कैसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ अंदाज में कुरान पाक के नुस्खे तैयार किए गए हैं। 8.5 फुट लंबा और 6.5 फीट चौड़ा ये कुरान पाक का मुजस्समा नुस्खा होगा, जिसको दुबई एक्सपो में इस साल पेश किया जाएगा। जी, दुबई एक्सपो 2020 में इसको पेश किया जाएगा और शाहिद रस्साम, इट्स ऑनर टू हैव यू ओवर सर। सबसे पहले तो वही ख्याल कैसे आया, क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स इसमें वाबस्ता होते हैं ना, एक हर्फ को, एक लफ्ज़ को नहीं, एक हर्फ को स्कल्प करना, उसके मोल्ड्स बनाना, उसको फिर सोने का पानी चढ़ाना, बड़ा टीडियस काम है। ख्याल ऐसे आया कि मैं सादिक़ैन साहब का, वो हमारे उस्ताद भी थे, उनका एक म्यूरल देख रहा था, अस्माए हसना उन्होंने लिखे थे। तो मुझे बीइंग अ स्कल्प्टर ये ख्याल आया कि क्यों ना इसको कास्ट किया जाए। हमने, हमारे एक दोस्त थे बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, उनसे मैंने ज़िक्र किया तो राशिद अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने कहा आप कर सकते हैं। मैंने कहा जी। तो मैंने जब वो किए तो उनको बहुत पसंद आया एंड ही एक्वायर्ड ऑल दोज नेम्स। तो वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि वाई नॉट द होल कुरान पाक। फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो अंदाज़ा हुआ कि 1400 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, उसमें अब तक लिखा गया है, किसी ने भी वो नहीं किया। फिर एक बीइंग अ स्कल्प्टर हमारे यहाँ एक वो भी है, एक टैबू सा भी है कि भाई मुजस्मा बनाना हराम है या फ़लाँ चीज़ वगैरह वगैरह, तो मुझे उसको भी ब्रेक करना था। तो और फिर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल्चर और
किसी भी पीस ऑफ आर्ट की लाइफ क्या है। तो तमाम वो मीडियम्स जो एवर लास्टिंग हो सकते हैं उसका मैंने इंतखाब किया है। जैसे मेटल की जो लाइफ है वो हज़ारों साल है। फिर इससे पहले कैनवस पे ये नहीं हुआ था, कागज़ या खाल के ऊपर लिखा गया था, तो कैनवस को फिर जो रंगों का इंतखाब किया, जो टेक्निक इस्तेमाल की, वो ग्लेजिंग टेक्निक है। जो आपको लगता है कि ये करने से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन ही हुई, एक एवेन्यू खुल गया है कि जहां और तरीकों से भी ये किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि देखिए आर्ट में पॉसिबिलिटीज़ तो हमेशा रहती हैं और हर रोज़ एक नया दरवाज़ा खुलता है किसी भी इन्वेंशन में या किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर। तो इसमें भी वो यही है। लेकिन इसमें जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इसकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी लाइफ हज़ारों साल है। अच्छा। और इनिशियली मैं अपने जो इसके शुरू के चंद सफ़ात थे वो उसमें बहुत वक्त लगा। अच्छा, कितने पेजेस? 550 पेजेस सर्टनली आपने तैयार करने, कितने तैयार हो चुके हैं? एंड ये दुबई एक्सपो वाली एपिसोड कैसे हुई? You sent them pictures or videos or they got in touch with you somehow? उन्हें पता लगा कि जनाब पाकिस्तान के ये आर्टिस्ट हैं जो एक क्या पाकिस्तान से ही आपको हमारे किया गया? पाकिस्तान के अपने काफ़ी बड़े बिजनेसमैन दोस्त हैं और आर्ट लवर हैं, इरफान मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने अपने जब देखा तो वो बहुत खुश हुए देख के, एंड ही ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स कि दुबई में किस तरीके से एक्सपो में। और कितने पेजेस तैयार हो गए शायद सर? इसकी चंद सफ़ात हुए, अभी तो हम उसका एक हिस्सा वहाँ पे वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बहुत अहम बात है, इस तरह की चीज़ वन मैन शो नहीं है, होता है। तो मैंने जब चंद सफ़ात में मुझे बहुत वक्त लगा, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स की, मैं आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का प्रिंसिपल भी हूँ, तो पूरी एक टीम डेवलप की, सबको ट्रेन किया। और अब माशाल्लाह जो है हमारे पास मोर देन 200 आर्टिस्ट हैं। दे आर वर्किंग ऑन दैट और नेक्स्ट 4-5 years में इट विल बी कम्प्लीटेड। इसको 5 years लगेंगे। अच्छा, सो व्हेन इट इज कम्प्लीटेड तो फिर इसकी क्या डिस्प्ले होता है? मतलब व्हाट्स द इंटेंशन विद दैट? इसके ऑब्वियसली डिस्प्ले होगा। और ये चूँकि इतनी एक अपने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान करीम और अपने वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ आर्ट है, तो ये किसी म्यूज़ियम में डिस्प्ले होगा, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग आके इसको देखें और उसको न सिर्फ ये कि सिर्फ रूहानी अपने अंदाज में उसको एंजॉय करने के साथ साथ उसमें जो आर्ट और कल्चर का जो एलिमेंट है, वही मैं कहती हूँ, महारत तो उसकी है। When I look at the colors, गहरा नीला और फिर हल्का नीला, you know, the सिलेक्शन ऑफ कलर्स इज सो इम्पोर्टेंट इन एनीथिंग। और उसके ऊपर गोल्डन से लिखा जाना है तो उठे भी और वो आंखों को भला भी लगे। ये इसके पीछे और बहुत से कलर्स यूज हुए थे पहले। नहीं, इसके रंगों का इंतखाब जो है बहुत नेचर के साथ हुआ है मेरे साथ। मैं चूँकि सी लवर हूँ, इश्क है मुझे समंदर से, तो मैं अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, देख रहा था, तो मुझे लगा कि अपने कुरान करीम जो है वो समंदर है, वो आसमान है। तो उसमें वही रंग होने चाहिए जो समंदर और आसमान में होने चाहिए। सिमिलरली अब उसको सजाने और संवारने का काम आया, तो फिर मैं चूँकि अपने पत्थरों से भी मुझे इश्क है, तो फिर मैंने उन रंगों का इंतखाब किया जो हमारे प्रेशियस स्टोन्स में पाए जाते हैं, लाइक रूबी, सफ़ायर, वो सारे रंग उसमें इस्तेमाल किए। तो उसने उसको बिल्कुल, अच्छा ये बाय इंटेंशन नहीं हुआ, ये कुदरती तौर पे चीज़ें जो है वो डेवलप होती चली गई और इस तरह से ये चीज़ बनती चली गई। ज़बरदस्त। सो पीपल हु आर लकी इनफ टू गो टू दुबई एक्सपो 2020, तो वो आपका ये जो आर्ट, मैं इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कहूँगी कि ये विटनेस कर सकते हैं, ये वहाँ देख सकते हैं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे शाहिद साहब से कि whenever he feels comfortable, पाकिस्तान में भी, आर्ट्स काउंसिल में, लाहौर, कराची, कहीं भी आप इसकी नुमाइश जो भी चंद इसके सैंपल्स हैं वो आप लोगों के लिए, आवाम के लिए, और उसको हम जरूर कवर करेंगे क्योंकि हम बड़े इम्प्रेस हैं। इसमें एक बात और आपके इस जियो के प्लेटफॉर्म से करना चाहूँगा। देखिए, दुनिया में तारीख़ ये है, इस तरह के जितने बड़े काम हैं वो गवर्नमेंट की उसके बगैर मुमकिन नहीं होते। That's right. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ न सिर्फ आर्ट बल्कि बकौल यूसुफी साहब के यहाँ तो डाकू भी पेंटिंग नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे एक पूरी दुनिया में इस वक्त एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई है, दुबई की हाईलाइट है ये। बिल्कुल ये हाईलाइट है। और अब हमारी जो है अपने हुक्मरान जो है
वो माशाल्लाह जो है हमेशा की तरह से सो रहे हैं। वो लाइल्म हैं इस सारे मामले से। वैसे बाय द वे ये जो काम करना चाहते, मतलब है कि दुनिया उठा के हमारे जेम्स को ले जाती है और उनका काम दुनिया के सामने रखती है और हम खुद नहीं उसको रिकॉग्नाइज करते। एक्चुअली कैन आई जस्ट आल्सो से कि दुबई एक्सपो 2020 का जो पवेलियन, पाकिस्तान पवेलियन बना है, दैट इज आल्सो अ पीस ऑफ आर्ट। तो वो भी अगर आप उसकी ऑनलाइन तस्वीरें देखें तो इसमें हाईलाइट कुरान करीम का ये शाहिद रसाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने। सादिक हुसैन हमारे साथ हैं, जबरदस्त उनकी आवाज़ है और एक माहौल जो है ना वो बना हुआ है और अभी उन्हीं को सुनेंगे। लेकिन जल्दी से आपको एक और बात भी बता दें कि 18 साल बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आज पाकिस्तान में मैच खेलने जा रही है और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड पहले एक रोज़ा मैच की तैयारियों के हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफा Feroz. Over to you, Arfa. We are very excited. I hope you are too. बताएं हमें। जी बिल्कुल 17 सितंबर का दिन शुरू हो चुका है और आज तारीख रकम होने जा रही है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि 18 साल बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान में किसी भी तर्ज की क्रिकेट मैच है वो खेलेगी और ये खुशनसीबी जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को मिली है। आज जो है वो पहला एक रोज़ा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो शेड्यूल है। 2:30 बजे जो मैच का आगाज़ होगा, 2 बजे जो है वो टॉस टाइम है। मैं इस टाइम जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ही खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो है वो अल्लामा इकबाल पार्क है, जहाँ से शायकीन को जो है वो गुजार कर सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वो अंदर स्टेडियम के दाखिल किया जाएगा। 25% जो है वो शायकीन को अलाउ है दाखिला जो है स्टेडियम में, जो 4500 के आसपास जो है वो तादाद बनती है। और जो शायकीन को जो है वो पीसीबी की जानिब से ये हिदायत की गई है कि आपने जो मास्क के साथ साथ और टिकट के साथ साथ जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर लाना है। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो आज पहला ODI जो शेड्यूल है और रौनकें जो है उसकी लगने वाली हैं और देखते हैं कि मैच जो है वो कितना कांटेदार होगा। जी बहुत शुक्रिया अरफा। Excitement for the cricket. Forward to winning this match as well. Inshallah, I think Inshallah और without any further delay. सादिक हमारे साथ है। सादिक से भाई दोबारा बाज लोग कह रहे हैं कि हमारा मिस हो गया जानम फिदा हैदरी, तो वो हम दोबारा सुन लेंगे आखिर में। लेकिन अब आगे क्या करना है? फिल्मों के लिए गाना है, OST करने हैं, सारा कुछ करना है इंशाल्लाह। इसीलिए कराची आए हैं। चलें, गुड लक। सही जगह आप वैसे पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ बड़ा टैलेंट है। आपदा परवीन का आप कोई कलाम हमसे शेयर करना चाहते हैं प्लीज? हमको याम दर दर फिराया यार ने, लामकां में घर बनाया यार ने। हमको याम दर दर फिराया यार ने, लामकां में घर बनाया यार ने। हमको याम आप अपने देखने के वास्ते, आप अपने देखने के वास्ते हमको आईना बनाया यार ने। हमको आईना बनाया यार ने। हमको ब्यूटीफुल। अच्छा जी, आप इतने सही प्रोफेशन में आप मस्त हैं जब आप कर रहे होते हैं ना। टाइम बड़ा कम है। मैं अभी कह दूं कि हम इनसे आपकी भरपूर फरमाइश पे दोबारा से जानम फिदा हैदरी सुनने वाले हैं। हमारी तरफ से आपसे हम इजाजत ले रहे हैं। ये सुनते सुनते ही इंशाल्लाह हम क्लोजिंग करेंगे और वी आर गोना सी यू ऑन मंडे एंड वी आर मेकिंग श्योर यू हैव अ गुड वीकेंड बाय। यही तो ओवर टू यू नाउ सादिक हुसैन।